हेलो बच्चों, नमस्ते। हम लोग क्लास 8 में चैप्टर 1 फिजिक्स में डिस्कस कर रहे थे फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स एंड प्रेशर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि फोर्स क्या है। एनी काइंड ऑफ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो फोर्स के बारे में ये डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। तो जब किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वहां पे क्या होता है, फोर्स डेवलप होता है। देखते हैं कैसे। कह रहा है सपोज ए मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। मान लीजिए कि कोई कार रुकी हुई है, स्टेशनरी मतलब स्थिर कार है, और उसके पीछे कोई आदमी खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू दिस हिज प्रेजेंस। क्या उसके खड़े रहने से, आदमी के खड़े रहने से ये रुकी हुई कार मूव करने लगेगी? नहीं। ठीक है, सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। अब आदमी जो है, जो पीछे खड़ा था, वो क्या कर रहा है, पुश करना इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में क्या है, पुश कर रहा है ना, तो पुश करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज ही अप्लाइज ए फोर्स ऑन इट। तो पुशिंग हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि किसी भी टाइप का पुश या फिर पुल क्या है, फोर्स। तो यहाँ पे मैन जो है पुश कर रहा है कार को, यानी क्या कर रहा है, अप्लाई फोर्स। द कार में बिगिन टू मूव इन द, तो कार हो सकता है क्या, इस मूव करना स्टार्ट कर जाए जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मान लो हम इधर से धक्का दे रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो कार भी इसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो अगर यहाँ पे देखिए मैन जो पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो कार किधर मूव करेगी, इधर ही मूव करने लग जाएगी। नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। तो ध्यान देने की जरूरत ये है कि इस कार, स्थिर कार को मूविंग कंडीशन में लाने के लिए या मूव कराने के लिए इस आदमी को क्या लगाना पड़ा, फोर्स, है ना, यानी पुश करना पड़ा। ठीक है, तो और भी कुछ सारे फिगर हैं, देखते हैं हम लोग डायग्राम्स में। कि फिगर 8.3 में दिखाया गया है कि shows three situations that may be familiar to you। तो 8.3 में ए में, बी में और सी में, ये तीनों सिचुएशन हम लोग को जाना पहचाना सा है। कैसे? कह रहा, कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दीज केसेस? इन फिगर 8.3a both the girls appear to push each other। तो 8.3a में देखिए इस तरह से जो धक्का वाला, पुशिंग वाला, जो आप लोग देखे होंगे रेसलिंग जो होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो वो जो धक्का देने वाला जो है यहाँ पे, यानी दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं 8.3a का सिचुएशन में। 8.3a में हम लोग जब ये डिस्कस कर लिए, तो 8.3b में देखते हैं कि ये जो पेयर ऑफ गर्ल्स हैं, ये इस तरह से गोल गोल चक्कर वाला जो गेम खेलती है, तो उसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पेयर ऑफ गर्ल्स हैं एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। सिमिलरली द काउ एंड द मैन इज इन फिगर 8.3c appear to pull each other। तो यहाँ पे देखिए बैल आदमी को अपनी तरफ खींच रहा है और आदमी बैल को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, बुल और मैन दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो दीज गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स टू ईच अदर। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, ये दोनों गर्ल्स दोनों सिचुएशन में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि पुशिंग और पुलिंग इज काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फ्रॉम दीज examples we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play। तो यहाँ देखिए हर सिचुएशन में दो ऑब्जेक्ट तो आपको दिख ही रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कभी भी फोर्स का एप्लीकेशन करने के लिए या फोर्स को अप्लाई करने के लिए कम से कम दो बॉडी का इंटरेक्शन होना जरूरी है। एक बॉडी क्या फोर्स लगाएगा, वो किस पे लगाएगा, दूसरे बॉडी पे ना, तो कम से कम दो बॉडी तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, हो सकता है कुछ सिचुएशन में कि दो से ज्यादा भी बॉडीज हो जाए। ठीक है, तो कम से कम लेकिन दो बॉडीज तो जरूरी है, किसके लिए, फोर्स के इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, फोर्स लगाने के लिए कम से कम दो बॉडी का इंटरेक्शन होना जरूरी है। Thus, an interaction of an object with another object results in a force between two objects। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन क्या डेवलप करता है, फोर्स डेवलप करता है। ठीक है, तो फोर्स के लिए, इंटरेक्शन के लिए कम से कम कितनी बॉडीज का होना जरूरी है, टू बॉडीज का होना जरूरी है। और फोर्स अप्लाई करते हैं तो यानी दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन डेवलप होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लोरिंग
फोर्सेस, मतलब फोर्सेस के बारे में और बहुत सारा कुछ जो भी जानने का है हम लोग जानते हैं। कैसे? लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। एक्टिविटी नंबर 8.2 में दिखाया गया है, चूज ए हेवी ऑब्जेक्ट लाइक ए टेबल और ए बॉक्स व्हिच कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। तो एक भारी सा बक्सा है या भारी सा टेबल है, जब तक हम लोग बहुत जोर से ताकत नहीं लगाएंगे तब तक उसको पुश ना कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा बक्सा या ऐसा टेबल हम लोग चूज कर रहे हैं। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योरसेल्फ। अब हम लोग पूरी ताकत से अपने, मतलब अगर आप अकेले हैं तो अपनी पूरी ताकत से इसको धक्का देंगे। ठीक है, कैन यू मूव इट? क्या आप इसे मूव कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे? नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। अब हम अपने दोस्त को बुलाएं और वो दोस्त मेरे ही डायरेक्शन, मतलब हम इधर से धक्का दे रहे हैं तो मेरा दोस्त आके इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है। ठीक है, इज इट इजियर टू मूव इट नाउ? अब ये आसान हो गया ना मूव कराना? यस। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि उसका जो वो जो फोर्स लगा रहा है और हम भी जो फोर्स लगा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और सेम डायरेक्शन वाला फोर्स क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है और रिजल्टेंट में बड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो फोर्स सफिशिएंट होता है उस बक्से को या उस टेबल को खिसकाने के लिए। तो वो बक्सा खिसक जाता है या फिर वो टेबल खिसक जाता है। अब नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम अपोजिट साइड। तो अब पहले तो मेरा दोस्त इधर से ही कर रहा था तो आसानी से हम मूव करा दिए, लेकिन अब हम इसी बक्से को अपने दोस्त को बोल रहे हैं तुम अपोजिट साइड से धक्का दो, हम इसी साइड से देंगे। ठीक है, ठीक, तो वो अपोजिट साइड से धक्का दे रहे हैं। डज द ऑब्जेक्ट मूव? क्या यहाँ ऑब्जेक्ट मूव करता है? इफ इट डज, अगर मान लीजिए करता है, ठीक है, तो कैन यू गेस विच वन ऑफ यू अप्लाइंग ए लार्जर फोर्स? तो हम लोग को पता है कि वो अगर बक्सा मेरी तरफ आ रहा है, मतलब वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, और हम उसकी तरफ बक्से को धकेल पाए तो हम ज्यादा फोर्स लगाएं। ठीक है, तो यहां से हम लोग गेस कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में लार्जर फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में स्मॉलर फोर्स लग रहा है कि नहीं? तो हैव यू एवर सीन ए गेम ऑफ टग ऑफ वार? क्या आपने रस्सा कसी का खेल देखा है? देखा है हमने, है ना? इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट ए रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। तो रस्सा कसी के खेल में क्या होता है, दो टीम होता है, ए और बी मान लीजिए, तो दोनों टीम्स क्या करती हैं, अपनी तरफ रस्सी को खींच रही होती हैं। तो अगर मान लीजिए रस्सी आपकी तरफ ज्यादा खींचा गया तो दूसरी टीम हार जाती है और आप जीत जाते हैं, है कि नहीं? तो वही लिखा हुआ है, मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। यहाँ देखिए रस्सा कसी का खेल चल रहा है ना, तो यहाँ पे मेंबर्स जो है अपनी तरफ रोप को खींचने का प्रयास करती हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। तो कहीं कहीं क्या होता है, रोप कभी मूव ही नहीं करता, मतलब ना इधर जाता है रोप ना उधर जाता है। इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 8.3b? तो देखिए ये मिडिल लाइन है और जो ये रिबन है उसको वो भी बीच में ही है, मतलब ना इधर जा रहा है रस्सी ना इधर जा रहा है रस्सी। तो सेम सिचुएशन है। The teams that pulls harder, that is applies a larger force and finally wins the game. तो जो टीम ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रही है, ज्यादा जोर से फोर्स अप्लाई कर रही है, वो टीम क्या होती है, जीत जाती है एंड में गेम, है ना? तो what do these examples suggest about the nature of force? तो इस सारे एग्जांपल्स में फोर्स का नेचर के बारे में आपको क्या पता चला? लेट्स डिस्कस आउट। तो यहाँ पे देखते हैं, फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एंड एड टू वन अनदर। तो पहला जो सिचुएशन था, अगर मेरा दोस्त सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा था फोर्स, तो वो दोनों एडअप होके आसान कर दे रहा था मूव करना। ठीक है, और नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हेवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। हुआ था ना ऐसा? ठीक है, if the two forces act in opposite direction on an object, the net force acting on it is difference between the forces. अगर ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे थे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सब्ट्रैक्ट हो जा रहा था, नेट इफेक्ट जो हो रहा था, डिफरेंस बिटवीन दो फोर्सेस हो जा रहा था। मतलब मान लीजिए हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं, मेरा फ्रेंड 20 न्यूटन लगा रहा है, तो 20 न्यूटन वाला फोर्स हमसे ज्यादा है, तो वो मेरी डायरेक्शन में, मतलब वो जिस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में वो बक्सा मूव करने लगा था, है ना? तो रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वॉर सिचुएशन व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड द रोप डज नॉट मूव। तो अगर दोनों साइड से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा होगा तो हम लोग
ना रस्सी इधर जा रही थी ना रस्सी उधर जा रही थी, मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा था। सो वी लर्न दैट द फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। तो हो सकता है कि अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो वो दोनों एड अप हो जा रहा है, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है तो जो बड़ा वाला फोर्स है, लार्जर फोर्स और स्मॉलर फोर्स, उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा उसके नेट फोर्स का वैल्यू देगा और नेट फोर्स के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करने लगेगा। और दोनों फोर्स अगर बराबर है तो ऑब्जेक्ट ना तो इधर मूव करेगा और ना ही उधर मूव करेगा, है ना। तो सो वी लर्न दैट ए फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर। तो या तो ऑब्जेक्ट फोर्स हो सकता है क्या, छोटा हो जाए या फिर बड़ा हो जाए, या फिर हो सकता है दूसरे फोर्स से बराबर हो जाए। The strength of a force is usually expressed by its magnitude। तो किसी भी फोर्स की क्षमता को या स्ट्रेंथ को, ताकत को हम लोग उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। जैसे कि हम लोग बोले ना अभी तुरंत कि फोर्स, मान लो मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं तो ये 10 जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, उसका परिमाण बताता है कि कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, तो 10, 20, 30 जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो क्या है, एक्चुअली मैग्नीट्यूड है ना। वी ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। तो फोर्स मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपने साथ क्या है, इसको हमको दिखाना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जब हम लोग 9th 10th में हम लोग पढ़ेंगे आगे वेक्टर, तो वहां पे हम लोग को सीखने को मिलेगा कि किसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, किसको स्केलर क्वांटिटी। अभी मैंने जस्ट ब्रीफ में डिस्कशन दिया कि जो भी क्वांटिटी के पास, जो भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स के पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो ऑल्सो इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। अगर मान लो कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या फिर उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, कम ताकत से फोर्स लगा रहे हैं या ज्यादा ताकत से फोर्स लगा रहे हैं, उसके कारण उसका इफेक्ट भी अलग अलग होगा। और इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, पहली सोच रही है कि डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट अपोजिट डायरेक्शंस आर इक्वल। तो पहली सोच रही है क्या कि क्या अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हैं और दोनों समान हैं, सेम वैल्यू के हैं, 10 न्यूटन इधर से 10 न्यूटन इधर से, तो क्या ये दोनों फोर्स इक्वल है अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है? तो हाँ, सच में इक्वल है। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं। थैंक यू।